नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक को जारी रखेंगे और आज हम इस अध्याय का दूसरे भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संश्लेषित रेशों के गुण धर्म के बारे में समझेंगे। ठीक इसके बाद विकल्प पदार्थ यानी कि प्लास्टिक के बारे में समझेंगे और अंत में प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और समझते हैं संश्लेषित रेशों के गुण धर्म के बारे में। दोस्तों, संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। इनके गुण धर्म निम्न प्रकार हैं। संश्लेषित रेशे बहुत समय तक चलते हैं। इनकी कीमत बहुत कम है। वे शीघ्र ही सूख जाते हैं। वे सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें धोना आसान है और उनमें सिलवटें नहीं पड़ती है। तो इस तरह से संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं हम प्लास्टिक के बारे में। दोस्तों, हम सब ने अपने घर पर प्रतिदिन काम करने के समय आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोग का एक हम सूची बनाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर प्लास्टिक का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध यानी कि क्रॉसबद्ध होती है। जैसा कि आप चित्र संख्या ए में देख रहे हैं, प्लास्टिक की इकाइयों की व्यवस्था रेखीय है। वहीं चित्र बी में प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था तिर्यकबद्ध यानी कि क्रॉसबद्ध है। तो इस तरह से हम संश्लेषित रेशे के प्लास्टिक का हम इकाइयों की व्यवस्था के बारे में हम जान चुके हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं को कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण हो सकता है और इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, कुर्सी, खिलौने, ग्लास, बाल्टी, ये सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हम बाजारों से सामान लाने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम प्लास्टिक के प्रकार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ प्लास्टिक को मोड़ने हेतु हमें बल लगाने पर टूट जाता है। तो इस तरह से जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियां और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण होंगे बैकलाइट और
मेलामाइन। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सारी वस्तुएं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए हैं। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय विकल्प पदार्थ यानी कि प्लास्टिक के बारे में समझेंगे। यदि हम कोई खाद्य सामग्री जैसे कि जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका भार कम है, कम कीमत है, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। इसका मतलब यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। उनका संचारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होती है, इनमें कभी जंग नहीं लगता है। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। दोस्तों, प्लास्टिक पात्रों का उपयोग में लाने का क्या लाभ है? इसका यही लाभ है कि प्लास्टिक बहुत ही हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है। अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। आइए दोस्तों, अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक कुचालक होता है, जिनके बारे में हम समझ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगले विषय के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है प्लास्टिक और पर्यावरण। दोस्तों, जब हम बाजार से घर जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैलों में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाएगा। वहीं पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतलें ये कभी भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं हो सकता है, इसलिए हम प्लास्टिक को जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। आइए दोस्तों, हम कुछ एक सारणी बनाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सारणी में प्रथम स्तंभ में
अपशिष्ट के प्रकार को लिखेंगे। वही हम सारणी के दूसरे स्तंभ में अपहासित होने में लगने वाले लगभग समय को लिखेंगे और आखिरी स्तंभ में हम पदार्थ की प्रकृति के बारे में लिखेंगे। तो पहला उदाहरण है सब्जी और फलों के छिलके या बचा हुआ भोजन इत्यादि। अब अपहासित होने में लगने वाला समय है 1 से 2 सप्ताह। तो इस तरह से पदार्थ की प्रकृति हो जाएगी जैव निम्नीकरणीय। वहीं अपशिष्ट के प्रकार कागज, जिसे अपहासित होने में लगने वाला समय है 10 से 30 दिन, और ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की प्रकृति में ही आएंगे। वहीं सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में अपहासित होगा और यह भी जैव निम्नीकरणीय ही कहलाएगा। वहीं लकड़ी, जो अपहासित होने में 10 से 15 वर्ष लगाते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय में ही आते हैं। वहीं ऊनी वस्त्र, जिन्हें अपहासित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय में ही आएंगे। वहीं टिन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुओं के डब्बे, जो कि अपहासित होने में लगभग 100 से 500 साल लगा देते हैं, इसलिए यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की सूची में आएंगे। वहीं प्लास्टिक थैलियाँ, जो अपहासित होने में लगभग कई वर्ष लगा देते हैं, इसलिए प्लास्टिक भी जैव अनिम्नीकरणीय में ही आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम एक क्रियाकलाप करके हम यह जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय हैं और कौन से पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय हैं। तो इस तरह से हम इनके बारे में अंतर को जान चुके हैं। दोस्तों, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लगा देते हैं, इसलिए यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, तो आइए हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचें। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग अलग इकट्ठा करिए और इसका अलग अलग निस्तारण करिए। इस तरह से हम प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4 सिद्धांत को याद रखिए। पहला, उपयोग कम करें, यानी कि रिड्यूस। दूसरा, पुनः उपयोग करें, यानी कि रीयूज। उसके बाद पुनः चक्रित करें, यानी कि रिसाइकल। और अंत में और पुनः प्राप्त करिए, यानी कि रिकवर्ड। इस तरह से दोस्तों हम आज की वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम संश्लेषित रेशों के गुण धर्म के बारे में समझें। ठीक इसके बाद विकल्प पदार्थ यानी कि प्लास्टिक के बारे में समझा और अंत में प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में भी हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।